जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आपका जो है हिस्ट्री का 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो आपको हिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिले। तो आप सबके लिए हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल एग्जाम में, जो कि आपके कुछ ही घंटों में आप एग्जाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो हम आपको बाद में बता देंगे और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 50 एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराएंगे। यहाँ पर एक नंबर देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता है। तो वो जो है कौन है, शिव है। कौन है मेरे बच्चों, शिव है, याद होगा आपको। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है मेरे बच्चों, तो वो जो है साहित्य है। क्या है, साहित्य है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। मतलब कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था, कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये जो आपका आ रहा है पश्चिमोत्तर, जो कि ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत अच्छा। अब 5 नंबर का उत्तर दीजिए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है आपको किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, भोगवा नदी के किनारे। किसके, भोगवा नदी के। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन बी होगा। कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो तिथि वो कौन सा है, 78 ईसा पूर्व है। कौन है, 78 ईसा पूर्व। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म के बारे में जब भी आपको याद करना है, अशोक है, ये प्रश्न आप 100% याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके जरूर आएगा, तो आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो था कौन था, लक्षणाध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है मेरे बच्चों, तो ये मिलती है मौर्य वंश, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। ठीक है, याद रखिएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार जो देख रहे हैं उसका जो संबंध था वो किस वंश से था मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। ये जो है हर्यक वंश से था। किसके, हर्यक वंश से। महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत की जो रचना किए हैं वो हमारे महर्षि वेद व्यास जी के हैं। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया 102 में, जो कि ऑप्शन सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, मतलब कि डी, सभी के सभी किए थे। दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कौन थी, गंधारी थी। कौन थी, गंधारी थी। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है, 16 नंबर का बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म से है। स्तूप का जो संबंध है किस धर्म है, बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध जो देख रहे हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ पर हुई थी, 17 नंबर का फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। कहाँ पर हुआ था फटाफट बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर हुआ था, बोध गया में। अब आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जो देख रहे हैं उसके पुत्र का नाम क्या था और पत्नी का नाम क्या था। एक बार फटाफट आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अब 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बाणभट्ट ने कंदावरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो ये किसका किया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, पशुपत, जो कि ऑप्शन डी होगा। बौद्ध परंपराओं में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। तो 84,000। कितने, 84,000, ऑप्शन डी होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था, आपको बताना है, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 22 नंबर में क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। जो महात्मा बुद्ध देख रहे हैं उसका जो जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा।
बहुत अच्छा, ये जो आपसे का बिल्कुल ही जबरदस्त आ रहा है कि यहाँ पर है कपिलवस्तु में। कहाँ? कपिलवस्तु में। अब देखिए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो ये आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 24 नंबर में क्या कह रहा है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, मतलब अलबरूनी जो भारत में जिस शताब्दी में आया था उस शताब्दी का नाम बताना है, वो कौन से शताब्दी में आए थे। फटाफट बताइएगा वो किस शताब्दी में आया था। बिल्कुल 11वीं शताब्दी में आए थे, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है आपके किसके हैं, याद रखिएगा, अलबरूनी का है। किसका है? अलबरूनी का, ऑप्शन ए होगा। मध्ययुगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कोई अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो वो कौन था? आपको पता होगा कौन था मेरे प्यारे बच्चों? इब्न बतूता था। ये आपको याद रखना है, इब्न बतूता। ठीक है, याद रखिए, इसमें से ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तलबंडी में किसका जन्म हुआ था? तलबंडी में किसका जन्म हुआ था मेरे बच्चों? गुरु नानक जी का। किसका हुआ था? गुरु नानक का, तो ऑप्शन बी होगा। आइन अकबरी किसने लिखा? आइन अकबरी जो है वो किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? अब्दुल फजल लिखे थे। कौन? अब्दुल फजल, ऑप्शन बी होगा। प्रथम शस्त्रावी, यहाँ पर मतलब कुछ न कुछ जो है, जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए हुए थे वो कौन थे, ये बताना है आपको। बहुत अच्छे, ये जो थे कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 31 नंबर में क्या करके महाराष्ट्र के संत कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र के जो संत थे तुकाराम थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? ये जो बलवन है उसकी पुत्री का नाम क्या था? बलवन की पुत्री का विवाह जो है कुछ सूफी संत के साथ हुआ था। तो आप सबको पता होगा कि इसका जो शादी हुआ था वो फकरुद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? कह रहा कि ये जो कोई भक्ति संत है, क्या है? संत है, जिन्होंने क्या किया था, संदेश नहीं होता है कि लेटर वगैरह हो गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हिंदी का प्रयोग किए थे, तो वो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे, ये जो है आपके कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? ये थे रामानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी में किसका जन्म स्थान है मेरे बच्चों? ये बहुत इजी सा प्रश्न है, गुरु नानक जी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने कब किए थे? 1336 में किए थे। ऑप्शन ए होगा। 37 नंबर देखिए क्या करे कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक ये और ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपके आएंगे तो आएंगे। चलिए, अब ये थोड़ा सा ये प्रश्न आएगा ही नहीं तो क्या पढ़े। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री जो है वो घोड़ों का व्यापारी था, तो वो कौन था? 39 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। मतलब कि अफनासी निकेतन और फरनाओ न्यूनीज, जो कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? 40 नंबर का बताइएगा। बहुत अच्छे, ये निकोलो कोंटी थे। कौन थे? निकोलो कोंटी। हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का जो है वो किस वंश के शासक थे? संगम वंश से थे। ये कौन थी? ये दोनों के दोनों भाई थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में की थी। इसमें से 100% एक ने एक जरूर पूछेगा। ठीक है, अब देखिए मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। ये इसमें से कौन शामिल थे मेरे बच्चों? तो उपयुक्त में से सभी ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारती स्मारक, ये सभी के सभी थी। तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 43 नंबर में कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। मतलब भूखमरी की स्थिति थी तभी भी 1600 से 1700 ईसा पूर्व में भारत की जो आबादी थी वो कितनी थी? तो वो क्रम क्रम से मतलब कि लगभग अब 5 करोड़ थे। कितनी? लगभग 5 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये कैसा हिस्सा हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों? खेतीहर किसान पंचायत और गांव का मुखिया होता था। तो ऑप्शन क्या होगा?
बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे थे, तो वो कौन कौन से भाग थे बताइएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहा है, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये जो है पश्चिमी भाग में आते हैं, ऑप्शन ए होगा। अकबर के अब्दुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, ये कहाँ पर थी मेरे बच्चों, ये थी चीन में, कहाँ पर, चीन में थी, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो ये था चिश्ती से, किसके था, चिश्ती थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है, ताजमहल जो है आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे है, किस नदी के, यमुना नदी के किनारे, कहाँ पर है, आगरा में, आपको पता होगा आगरा में, कहाँ पर है, आगरा में। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो हुआ था मेरे प्यारे, किसके बच्चे हैं, शाहजहां के काल में बहुत ज्यादा विकास हुए थे, किसके, शाहजहां के काल में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा है या तुझे के बाबरी होगा, इसका है तुझे के बाबरी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम किने क्या किया है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया, कितने, 50 ऑब्जेक्टिव। अब आपको चलिए मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अब सब्जेक्टिव भी पढ़ा देते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। अब ये सब्जेक्टिव आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और प्लस में और ज्यादा सब्जेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है मेरे बच्चों, सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल सभी बच्चों को पता है कि गूगल क्या होता है। ये गूगल देख रहे हैं, ये गूगल देख रहे हैं ना, इस गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी, क्या सर्च करना है मेरे पे, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज आएगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्या करना है, उस पे आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, तो ये सब आपको खोजने में, हिस्ट्री आज पढ़िएगा तो हिस्ट्री के खोजने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि आपको यहाँ पर सर्च दिखाई दे रहा होगा, साइड में देखिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, साइड में आपको सर्च का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी आपको हिस्ट्री देखना है, यहाँ पर सर्च कीजिए HISTORY, हिस्ट्री सर्च कीजिए, हिस्ट्री सर्च कीजिए और उसके जस्ट नीचे देखिएगा हिस्ट्री का आपको सब्जेक्टिव डाल दिए हैं सेट 2, मतलब कि इसमें भी 15 प्रश्न होगा या 10 क्वेश्चन, 10 है, कितना है, 10 है। उसके बाद आपको हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, 100 गो है इसमें ऑब्जेक्टिव, इसमें सेट 1 दिए हैं सब्जेक्टिव का, इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव डाल दिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। यहाँ पर हिस्ट्री का महामैराथन टेस्ट डाल दिए हैं, हिस्ट्री सुपर पावर टेस्ट है, ये सब जाके जरूर दीजिए। यहाँ पर ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा मेरे प्यारे, ठीक है। अब चलिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं, वो भी आपको इजी लगेगा, बहुत ही मजेदार तरीके से। जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में कभी भी 90 प्लस नहीं ला सकते हैं बिना सब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है MVVI से कम नहीं है मेरे प्यारे, जो क्या है ये MVVI से कम नहीं, इतना रिकॉर्ड करा हुआ ये प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व दो शब्द से बना है, पूरा और तत्व से मिलने पर बना है, क्या है, पूरा और तत्व से बना है, जिसमें पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का अर्थ होता है सामग्री, अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं, जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी, ये सब क्या है, पुरातत्व में आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, कोई चीज का भी हम मानेंगे खोज करेंगे तो किस चीज के द्वारा, पुरातत्व के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसका भी उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, पुरातत्व के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। अब ये प्रश्न समझ में आ गया है, जो कि MVVI, कौन सा, MVVI मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा स्टार मार्क लगा लीजिए मेरे पास, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, नगर योजना का वर्णन करना है तो उत्तर में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्या थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है मेरे पास, शहरी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब इसको निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ से जो शहर के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं मिला है, और ऐसा जो है ना पूरे विश्व में जितना भी उत्खनन हुआ है, कुछ खोज खाज हुआ है, ऐसा अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे शहर कहा जाता है। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में विभाजित है, एक ऊपरी और दूसरे निचली क्षेत्र में बटा हुआ था। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्राशंसिक भवन के अवशेष मिले हैं और निचली नगर के क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कें, गलियां, आवासीय भवन, नालियां, स्नानागार, अनानागार आदि के अवशेष नए ने एक आधुनिक नगर की ओर से इशारा करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार, जिसमें स्नान करने के लिए होता है,
विशाल अनानागर जहाँ पर अन्न उन्न रखने को होता है, भवन था। नहीं समझते कि आजकल के गाँवों में देखिए तो भवन होता है स्कूल समय, जो कि बाहरी आदमी यहाँ पर आके रह सके। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप याद कर लिए होंगे। अब देखिए ये प्रश्न सब हम आपको डाल देंगे गूगल पे, जहाँ बताए थे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद सर्च में जाके हिस्ट्री सर्च कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये भी पीडीएफ आपको वहीं पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है मेरे बच्चों? तो उत्तर में आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की। सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा में ही एक इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों एक ही बात है। क्योंकि उसी जगह पर ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किया गया था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नदी है ना, सिंधु नदी, वहीं के सामने किया गया था इसका, कब 1921 ईस्वी में। तो वो जो है ना इसी के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किया गया था, इसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए ज्यादा समझाने का टाइम नहीं है आपके पास भी, तो समझा नहीं पा रहे ज्यादा। 4 नंबर देखिए क्या करें कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? ये पुरातत्व या इतिहास लेखन, इसमें से एक जरूर पूछेगा, याद रख लीजिएगा। तो उत्तर में लिखना है कि अभिलेख उसे कहते हैं जिसमें राजाओं महाराजाओं पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदवाते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि इतिहास लेखन का अर्थ क्या होता है कि जैसे जो बड़ा बड़ा जो राजा होता है वो क्या करता है, अपना अपना जो विकास किए हैं, कोई कार्य किए हैं, वो सब लिखवाते हैं। कहाँ? पत्थर सब पे। तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास लेखन में अभिलेखों का ये बारे हो गया, ठीक है। या तो अथवा में ये भी आप याद कर सकते हैं, और ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर में क्या करें कि मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यूनानी राजदूत था। उसे संयुक्त ने अपना राजदूत बनाकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्या गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज ने भारत में जो भी कुछ देखा उसने अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। क्या क्या? ये जो मेगास्थनीज जो देख रहे हैं उसका एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और इंडिका नामक पुस्तक में क्या क्या उन्होंने जितना भी स्त्री के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारत की जो जो स्थिति जैसी है वो सब उन्होंने क्या क्या इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिए। उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक अवस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रासंगिक के बारे में लिखा। कौन? ये मेगास्थनीज। तो यहाँ पर हम टोटल आपको 5 सब्जेक्टिव कराए हैं और 50 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और एक बात फिर से बता दें मेरे प्यारे बच्चों, गूगल पे एक बार जरूर जाके सर्च कीजिएगा। ये जो है ना आपके लिए लाइफ का बहुत ही बड़ा टाइम है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, थोड़ा देर भी अगर आपके पास टाइम है तो जरूर ये सब जाके सर्च करके देखिएगा, ठीक है। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके जाइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।